जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए जीव विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न दिए हुए दोस्तों, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? हड्डियों की पढ़ाई दोस्तों विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑप्शन है जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ऑरोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ऑरोलॉजी के अंतर्गत पर्वतों का अध्ययन किया जाता है तथा सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आगे दी है जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? ऑप्शन है अधिवृक्क, यकृत, अग्नाशय, पीनियल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क। दोस्तों अधिवृक्क जो है जोड़े में पाया जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि जो है दोस्तों यह जोड़े में पाया जाता है। इसमें दिया है दोस्तों यकृत। दोस्तों यकृत जो होता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है यकृत। साथ ही दोस्तों यकृत से पित्त का श्रवण किया जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है अग्नाशय। अग्नाशय को दोस्तों मिश्रित ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो अग्नाशय यहाँ दिया हुआ है अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि अग्नाशय से अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के ग्रंथियाँ जो है जुड़ी रहती हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। यह कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली दोस्तों एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे दिया है यह विकृत वृक्क के ऊपर अर्थात दोस्तों यह किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसका कार्य हमारे शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करना है। दोस्तों इसका कार्य हमारे शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का उत्पादन करना है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? ऑप्शन है 13, 31, 33, 12। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31। इसमें से दोस्तों कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं जो है निकलती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन है दोस्तों 4, 12, 20 या 28। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। दोस्तों मनुष्य के जीवन में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। साथ ही दोस्तों 20 दांतों को दूध का दांत भी कहा जाता है। इनकी इंग्लिश में इसको मिल्क टीथ भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये 20 दांत जो हैं ये टूट जाते हैं और इनके जगह पर नए दांत जन्म ले लेते हैं।
इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि मनुष्य के जीवन में 20 दांत 2 बार जन्म लेते हैं, अर्थात 2 बार विकसित होते हैं, और 12 दांत जो है केवल एक ही बार पैदा होते हैं। 12 दांत जो है दोस्तों केवल एक ही बार पैदा होते हैं, यानी कि जन्म लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कुल 52 दांत जो है जन्म लेते हैं। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, मनुष्य के जीवन में कुल 52 दांत जो है जन्म लेते हैं, जिनमें से दोस्तों 20 दांत अस्थायी होते हैं और जो 12 दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं, अर्थात जो 12 दांत हैं वो केवल एक ही बार आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है कि मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। ऑप्शन है 28, 30, 32, 34। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28। दोस्तों मनुष्य के खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया है कि वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 अस्थियां होती है। दोस्तों जो वयस्क मानव होता है उसके शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संरद्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है कि 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 100, 200, 300, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि 20 वर्ष की आयु में जो है मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं वो 206 होती हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों कि 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो 2 भागों में बटी होती हैं। पहला है अक्षीय कंकाल जो कि 80 हड्डियाँ होती हैं, और उपांगीय कंकाल जो कि 126 हड्डियाँ होती हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। ऑप्शन है निक्टिटेटिंग पर्दा, कर्णपाली की कर्णाभ मांसपेशियाँ, सामने वाले चपटे दांत, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों सामने वाले चपटे दांत, जिनको कृंतक या इंसीजर कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है हमारा अवशेषी अंग नहीं है, क्योंकि दोस्तों अवशेषी अंग उन अंगों को कहा जाता है जिनका कोई खास कार्य नहीं होता है, लेकिन दोस्तों जो हमारे आगे वाले कृंतक दांत हैं ये काटने के काम करते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंगों में से एक है दोस्तों, तो इसलिए इसको अवशेषी अंग नहीं कहा जाता है। इसमें दिया है दोस्तों, जीवधारियों में आकारिकीय एवं शारीरिक अध्ययनों से हमें अवशेषी अंगों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। यह एक ऐसा अंग है जो क्रियाहीन प्रतीत होता है, अर्थात दोस्तों इसका वर्तमान समय में शरीर में कोई कार्य नहीं रहता है, पर इसे पूर्वज के क्रियाशील अंग के समझात दर्शाया जा सकता है। उदाहरणार्थ मनुष्य के बृहद आंत जो है में उपस्थित कृमि रूप पटिशेषिका यानी कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एवं आँख की निमेषक झिल्ली परिशेषिका शाकाहारी रूमिनेंट स्तनपायी प्राणियों में क्रियाशील होती है। तो इसको ध्यान में रखिए दोस्तों कि जो अवशेषी अंग होते हैं उनका कोई कार्य जो है नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, जैविक सिस्टम में
रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। ऑप्शन है बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, इंसुलिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। एंजाइम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एंजाइम जो होता है रासायनिक क्रिया में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, जो कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज़्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती हैं। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र एवं उत्क्रम दोनों यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों प्रकार का कार्य करता है। इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। ऑप्शन है विटामिन ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी। विटामिन सी दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है और ये चर्म रोग को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। साथ ही दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है तथा विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है। यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न को अभी हम लोगों ने किया है दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध किसका घटिया स्रोत है? ऑप्शन है कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दोस्तों दूध में विटामिन सी जो है न के बराबर पाया जाता है, अर्थात नहीं पाया जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। दूध को दोस्तों संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें दोस्तों लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है। विटामिन सी की मात्रा दोस्तों इसमें अत्यंत कम होती है, अतः विटामिन सी का इसको सबसे खराब स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, इल्यूनिन प्राप्त होता है। इल्यूनिन प्राप्त होता है, ऑप्शन है अदरक प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डहेलिया की जड़ों से। डहेलिया की जड़ों से दोस्तों इल्यूनिन की प्राप्ति होती है। दोस्तों यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि इल्यूनिन जो है एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है, अर्थात डहेलिया की जड़ों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल। दोस्तों 80% से अधिक कोशिका में जल जो है पाया जाता है। कोशिका में दोस्तों जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, अधिक होती है। इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि जल की मात्रा कोशिका में सर्वाधिक होती है। इसकी मात्रा दोस्तों लगभग 80% होती है। कोशिका में दोस्तों जल की मात्रा लगभग 80% तक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों दिया हुआ है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। ऑप्शन है 20,000 वर्ष पूर्व, 2 लाख वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व या 20 करोड़ वर्ष पूर्व। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर में दोस्तों कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में दोस्तों नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हालांकि दोस्तों इसका जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसके एक्सप्लेनेशन में दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसका जो उद्भव है 2.3 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। 2.3 दोस्तों अरब वर्ष पूर्व माना जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में, योनि मार्ग में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी में, जिसको दोस्तों इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है या हिंदी में डिंब वाहिनी भी कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक यानी कि शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं तथा शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा से गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु डिंब वाहिनी यानी कि अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करता है। तो दोस्तों निषेचन की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है? तो वो डिंब वाहिनी में होती है, जिसको अंडवाहिनी भी कहते हैं और इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। ऑप्शन है जावा मनुष्य, क्रोमैग्नान मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमैग्नान मनुष्य। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि क्रोमैग्नान आधुनिक मानव से मिलता जुलता है। यह आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा एवं पूरी तरह सीधा था। वो पाषाण युग में रहता था और अस्थि औजारों को प्रयोग करता था। पशुओं की खाल को सीलकर पहनने की योग्यता रखता था। मानव गुफा में रहता था और गुफा की दीवार पर उसके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। वह सबसे नया प्रागैतिहासिक मानव है। अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन, प्राकृतिक वर्ण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक वर्ण। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णहरित। अर्थात दोस्तों कवक पौधों में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए दोस्तों वे हरे रंग के नहीं होते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को दोस्तों देख लेते हैं।
इसमें दिया है कि कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है, हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।